वेलकम यू ऑल आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुप्रीम 16 इंस्टीट्यूट। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। गाइस आज का क्लास एक्चुअली जो बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नीट और एम्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे हम लोगों ने रिएक्शन कंप्लीट किया, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्चुअली एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट जो दो वीडियो हैं आपके पास, एक तो था एरोमेटिसिटी पे और दूसरा एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, सारी बातों को कंपेयर करके था। तो अभी तक की क्लासेस में गाइस हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, इन सबको हम लोग समझ चुके हैं। हैकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी या हैकल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी क्या होता है, 4n रूल या 4n+2 रूल क्या होता है, ये पुराने दो वीडियो में हम लोगों ने इन सबको समझ के बहुत सारे ब्रॉड लेवल पे हम लोगों ने स्टडी कर रखा है और बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने समझ कर फाइनली जाते जाते आपको असाइनमेंट वर्क भी आपको दे दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप तभी अटेंड करेंगे जब आप वो दोनों पुराने वीडियो को अच्छे से लर्न करके आएंगे। ठीक है, अच्छे से लर्न करने का सेंस क्या है, प्रॉपर देखते रहना है और नोट्स वगैरह बनाते रहना है और असाइनमेंट वर्क वगैरह जो है प्रॉपर करते रहना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 10-12 क्वेश्चन है और ये 10-12 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन अपने तरफ से करेंगे, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। फाइन, लेकिन हाँ इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, इसमें पूछा गया है। ये एम्स 2001 में आया है और यही क्वेश्चन 2018 में दोबारा आया। चलिए अगर शुरू करें तो पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, इसमें कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है। कॉन्जुगेशन ब्रेक करने का मतलब क्या है, यहां से अगर ये पाई बॉन्ड यहां आया तो ये पाई बॉन्ड यहां गया, लेकिन ये सिस्टम पूरा कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो हकल साहब के स्टेटमेंट पे एक बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा। उन्होंने कहा था सबसे पहले कंपाउंड क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। दूसरी बात प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो ये प्लेनर और कॉन्जुगेशन में नहीं हो रहा है, इट मींस ये तो एरोमेटिक नहीं होने वाला। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेजोनेंस में है, ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, डबल सिंगल निगेटिव सिंगल, पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम जो है ये रेजोनेंस में है। तो पहली बात तो जो हम लोगों का स्ट्रक्चर होता है कि भैया इस साइक्लिक होना चाहिए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन क्या होता था, प्लेनर। दूसरा कंडीशन होता था कि प्लेनर होना चाहिए एंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो ये दूसरा वाला भी एकदम बिल्कुल सही है। अब जब ये दो बातें होल्ड कर जाती थी, तो क्योंकि एरोमेटिक पूछा है, यहाँ पे एरोमेटिक पूछा है, तो हमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना है, 4n+2 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए इस सिस्टम में जो रेजोनेंस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में या डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 पाई बॉन्ड है, अगर आप देखें तो 2 पाई बॉन्ड है और हर पाई बॉन्ड के अबाउट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू है, पाई बॉन्ड के थ्रू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है और हर निगेटिव चार्ज के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो नो डाउट क्लियरली इसे हम बोल देंगे क्या, ये एरोमेटिक। ठीक है, तो ये तो तरीका था सीक्वेंस वाइज देखा। अच्छा, क्या इसे देख के कोई बोलेगा कि एरोमेटिक है? बकवास, क्योंकि अब इस लेवल पे हम लोग इतना अच्छी स्टडी कर चुके हैं। भैया कॉन्जुगेशन ही एक ही पाई बॉन्ड, कोई चार्ज कैसे रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, लेकिन उसके बाद कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा। तो ये दो ऑप्शन कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट जिसे भी थोड़ी सी अकल साहब के स्टेटमेंट को पता होगा तो ये दोनों तुरंत हटा देगा, और उसी तरीके से बेकार सा ऑप्शन पहला वाला बेटा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है जो एरोमेटिक है। ओके, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, जरा देखिए क्या बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्योर फॉर्म इज और अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला है, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब यार इसको थोड़ा सा नया लगता है लोगों को कि अनस्टेबल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो मैं लिख सकता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक, बात कर चुके हैं। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, भैया ध्यान देना, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपके सामने लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी जैसी जगह ये आराम से इस्तेमाल हो जाता है, लोगों को लगता भी नहीं कि ये एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। फाइन, तो ये सब बात, ये रूम टेम्परेचर की बात है। कोई कंपाउंड स्टेबल होगा भैया अपने रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, अनस्टेबल क्या होता है, लो टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, नॉन एरोमेटिक स्टेबल हो सकता है, लेकिन भैया एंटी एरोमेटिक स्टेबल नहीं होता है, बात ध्यान रखेंगे। रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी एंटी एरोमेटिक है। कैसे एंटी एरोमेटिक है, आप देखिए पूरा साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो इस केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n को सेटिस्फाई करता है, तो क्लियरली ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक निगेटिव चार्ज है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये भी 4n को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये भी एंटी एरोमेटिक। और इस तरह के कंपाउंड में यार मैंने बोला था आपको क्लास लेक्चर में कि यहाँ पे आयनिक तरीके से देखना पड़ता था, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता प्लस माइनस। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये सिस्टम जो है नया बन के आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे। अब इस प्लस वाले पार्ट को, इस सिस्टम को देखो, तो 3 पाई बॉन्ड प्रॉपर कंजुगेशन कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब, 3 पाई बॉन्ड का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये क्या है, ये एरोमेटिक है, तो ये तो स्टेबल होगा। तो आखिरी वाला ऑप्शन आपके पास सुटेबल आंसर आ रहा है। और मैंने यार एक लॉजिक बताया था, खासकर नीट के एग्जाम में और एम्स के एग्जाम में जनरली ये होल्ड कर जाता काफी जगह पे, जब आपके पास बोथ वाला ऑप्शन हो, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, या फिर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो। तो ये ऑप्शंस अगर आप ज्यादा क्वेश्चन लगाए हैं, मेरा पुराना तजुर्बा है ये मैं बता रहा हूं, जब बोथ वाला केस होता है या ऑल ऑफ दीज वाला केस होता है, तो 95% से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वही ऑप्शन सही होता है। तो हमेशा आप बोथ और ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन के पास जाइए, क्योंकि वो ज्यादा फेवरेबल। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये मैंने कई हजार क्वेश्चन लगाया है, उस केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि बोथ और ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी वाले, मतलब आईआईटी का एक आया हुआ क्वेश्चन भी मैंने ऐसे कराया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, बस उसमें 2 ऑप्शंस बदले हुए थे। ठीक है, वहां लैंग्वेज यही था, सब कुछ यहाँ था। मैं आई होप इसे आपने खत्म कर लिया होगा, मैं ऑप्शंस वो लिख देता हूं जो आईआईटी ने पूछा था, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं। लास्ट ऑप्शन क्या था, वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं सारे ऑप्शंस सुधार देता हूं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं यार आईआईटी क्वेश्चन करना जरूरी है। पहला वाला ऑप्शन, सारे ऑप्शन मैं वही लिखता हूं, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन शायद ये था। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन जो है ना, वही जो ए ऑप्शन था वही बी था। ठीक है, ये वाला सी वाला ऑप्शन जो था वो ये था, और डी वाला ऑप्शन जो आपके पास था वही, आपके पास जो सी था वही यहाँ पे डी था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, और ये एक्चुअली आईआईटी एडवांस 2012 में पूछा गया।
2012 में। तो मैं क्यों कहता रहता हूं कि क्वेश्चन जो है मिलते हैं तो आप उसे कर लिया कीजिए, क्योंकि सीधे सीधे एडवांटेज मिल जाता है। अब जिस किसी ने ये क्वेश्चन पहले देख रखा था उसके लिए ये बात नई नहीं थी, ये बात नई नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2012 में ही आ चुका है और आपके सामने कब आया यही क्वेश्चन? 2019। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना हमेशा हेल्पफुल होता है, ठीक है। एडवांस वाला आप स्किप कर सकते हो जो रिसेंटली आया हो, लेकिन जेईई मेंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है एम्स वाले अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझे यार, उसे जरूरी होता है। अब आपके लिए आसान हो गया। ये तो भैया नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला अनस्टेबल होगा रूम टेम्परेचर पे। इसको अगर ब्रेक करोगे, इसको, इस वाले पार्ट को आप ब्रेक करोगे आयनिक के फॉर्म में, तो आपके पास जो नया स्ट्रक्चर आएगा वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये सिस्टम जो आपके पास बन के आया आयनिक फॉर्म वाला, ये आपके पास क्या बन के आया? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। तो आपके सामने ये वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो आप जानते हैं, अभी अभी किया। इसको जब आयनिक फॉर्म में आप ब्रेक करोगे प्लस माइनस में, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिक स्पीशीज क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। अब ये सिस्टम क्या हो गया है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। क्या है? एरोमेटिक, ठीक है। तो प्लीज आप बहुत ही केयरफुल रहेंगे इन सब चीजों में। बार बार क्वेश्चन आ सकता है। हकल साहब के जो स्टेटमेंट थे उसको आप अच्छे से दिमाग में सेट रखिए कि नई बात थी, अनस्टेबल क्या थी, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, फिर आएगा, ठीक है। प्लीज आपसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जितने हमारे क्लासरूम प्रोग्राम वाले बच्चे देख रहे होंगे, लगातार लेक्चर 1 लेक्चर 2 को टच में रखा है, प्रॉपर काम किया है, वो उन सब के लिए बहुत मजाक सा लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें देखते ही अपना लॉजिकली आंसर क्या पूछा है इसमें? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? क्या पूछा है? एरोमेटिक। जरा देखिए, पाप लग जाएगा अगर यार किसी ने पेन चलाया, देखते ही आंसर करना होता है यार। क्या यार, इतने एग्जाम्पल इसीलिए करते हैं कि एकदम आंखों पे, आपके दिमाग पे चढ़ जाए कि अगर ये कहीं नजर आ गया तो मैं सीधे सीधे आंसर करूंगा। भैया क्या ये एरोमेटिक है? अभी पुराने वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन था, पुराने से पुराने वाले क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो एरोमेटिक होने वाला नहीं। यहाँ पे भी बिल्कुल कॉन्जुगेशन ब्रेक, 2 ही पाई बॉन्ड है, ठीक है, प्लेनर कॉन्जुगेशन नहीं हुई। ये कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस केस में क्या है? इस केस में 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के थ्रू। एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और एक निगेटिव चार्ज में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल आप ऐड करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे जो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करते, तो भी एरोमेटिक नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि ये आखिरी वाला ऑप्शन है, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत ये है, जो हमारे हर एग्जाम्पल में हुआ करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई बॉन्ड के थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन। एक निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज है तो उसके थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्लियरली हम इसे बोलेंगे ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। 2015 में यही क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान सा, बस आपके लिए नया नहीं लगना चाहिए, आपके लिए नया नहीं लगना। एग्जाम में ट्रबल वही करेगा जो आपको लगेगा कि ये नया है, कभी सुना नहीं, ठीक है। आपने उन स्टूडेंट्स को देखा है एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो या कभी पीछे आगे पीछे बगल में आप देखते हो तो सर के बल ऊपर देखते हो, सीलिंग नहीं देख रहे होते,
वो ढूंढते हैं कि काश थोड़ी सी नजर आ जाए वो स्ट्रक्चर जो हमने क्लास में पढ़ा था, और देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर उनको धुंधला क्लास नजर आता है, धुंधला नजर आता है, कहीं तो देखा था। क्यों? वो रिवीजन नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती बार बार। अगर आपने बार बार किया तो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो तुरंत आपके सामने आ जाता, नहीं बार बार आप दिमाग पे जोर डालोगे ना तो घूम घूम के परेशान हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि डाटा यहाँ पे आप जो सेव करोगे वही तो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, आपके दिमाग पे वही नजर आएगा। आपने देखा है जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जब डाटा स्लो हो जाता है तो रिवर्स रिफ्रेश में घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, इसी दिमाग में यार घूमता रहेगा, और फिर जब आप ज़्यादा जोर डालोगे कहेगा सॉल्व डाटा सॉल्व। इसका मतलब यही है भैया आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए वहाँ पे डाटा सेव नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में वो घूमे ना राउंड सर्कल और सीधे सीधे आपके सामने आ जाए, जैसे आपके क्वेश्चन पढ़े तुरंत क्लिक करके कि हाँ आपने सेव कर रखा है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपके केस में कभी नेट आपके माइंड का स्लो नहीं होगा, हमेशा विजन क्लियर होगा, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन तेजी से पढ़ना है और आप सबको फाइनली आंसर करना है इसमें क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, फिर से वही बात पुरानी पूछी है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप एरोमेटिक की रिगार्डिंग बात सोच रहे हैं तो आपने चेक करना शुरू कर दिया होगा, और जितने स्टूडेंट्स ने चीजों को देख रखा होगा, जितने स्टूडेंट्स ने पहले देख रखा होगा, तो उन्होंने यार ऑप्शन को देखते ही उनको जाना पहचाना सा ऑप्शन नजर आ रहा होगा, पहला ही ऑप्शन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका कारण क्या है? अब देखिए, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा यार 4n+2 को सेटिस्फाई करता है, तो ये एरोमेटिक है। ये क्या है? अब ये इतनी बार ये चीजें हो चुकी है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि आप देख रहे हो जितने क्वेश्चन अभी तक हुए हैं ये सब जाने पहचाने से ऑप्शन है। सिमिलरली यहाँ पे भी जाना पहचाना सा कंपाउंड है, ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो जितने सारे ऑप्शंस होते हैं जनरली सब जाने पहचाने से होते हैं, सब किए कराए क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम आपके क्लासरूम में जो होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, या टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं वो आपके नजर आए हुए होते हैं। तो देख लीजिए, बहुत पहले आया था एम्स में 2004 में, लेकिन फिर भी दोबारा पूछा जा सकता है अपने तरीके से बदल के। ठीक है, तो प्लीज आपसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ये इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी होना थोड़ा सा लाजमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, यहाँ नाम नजर आता हो। अगर आपको नाम नहीं पता है तो भैया हैकल्स रूल या एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी सब बेकार हो जाता है। बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एरोमेटिक, क्या एरोमेटिक नहीं है। तो सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रा करना जरूरी है। तो सोल्यूशन के लिए अगर हम सोचे, सबसे पहला बेंजीन तो यार नाम पढ़ते ही ये तो एरोमेटिक है ही है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना। क्या है ये? साइक्लोऑक्टा टेट्रा एनिल डाई एनायन। साइक्लोऑक्टा यार ये 8 कार्बन का यार रिंग होगा। ठीक है, 8 कार्बन का रिंग होगा। जरा देखो यहां शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का रिंग है। अब यहां पे बोला गया है 2 एनायन है, और 2 एनायन बाकी है, यही पार्ट है। ठीक है, इसको आप कहीं कहीं बुक्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो ऐसे भी लिखा नजर आएगा आपको। ठीक है, इस तरह से कुछ 2 निगेटिव चार्ज है तो ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ट्रोपिलियम कैटायन, ये तो भैया मैं नाम बार बार बोलता रहता था क्लास में, ट्रोपिलियम कैटायन। ठीक है, तो ये आसान हो गया। 7 मेंबर की रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, तो 7 मेंबर की रिंग है ये। ठीक है, ये होता है ट्रोपिलियम कैटायन, ध्यान रखेंगे। साइक्लोपेंटा डाई एनिल कैटायन, ये पहचाना सा है लेकिन नाम अजीब है। साइक्लोपेंटा डाई कैटायन, ये चारों ऑप्शंस आपके सामने स्ट्रक्चर के थ्रू आ गए, सारे स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए।
अब स्ट्रक्चर के रेफरेंस में सारी बातें आपके सामने आई तो आपको अब चेक करने में परेशानी नहीं। पहला वाला तो एरोमेटिक है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ख्याल जरा देखिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन है भैया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस केस में अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो किसको सेटिस्फाई करेगा, 4n+2 को सेटिस्फाई करेगा क्या, हाँ इसको सेटिस्फाई करेगा। स्मॉल n को अगर आप 2 पुट करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो भैया यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट ही आपका एरोमेटिक है। क्या पूछा है, एरोमेटिक नहीं है। ये तो फिर आसान हो गया यार, पूछा एरोमेटिक नहीं है तो ये भी एरोमेटिक है भैया, पहला वाला भी है। तीसरा वाला, हाँ तीसरे वाले को देखोगे तो ये भी पूरा का सिस्टम रेजोनेंस स्टेबलाइज है। 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहे हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी 4n+2 को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक है। और ये वाला यार स्ट्रक्चर ही नहीं पता था, नहीं तो इसकी शकल से तो हम लोग बहुत रूबरू हैं पहले से। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो आपका जो आंसर है वो लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये एम्स 2016 में आया था, ठीक है। बस नाम थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब कितने तरीके से मुश्किल बोले यार। साइक्लो पता है, रिंग, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, टेट्राएनिल, डाइएनाइल, नाम थोड़ा सा जेन्युइन था। अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया होगा किसी ने तो बना लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बाकी कंपैरिजन करें कि जो स्ट्रक्चर दे देते हैं उसके बाद पूछते हैं तो हाँ उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बेटर था, ठीक है। नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आप पढ़ेंगे तैसे आपको तुरंत बातें समझ में अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि बहुत ही फेमस ऑप्शन इसमें जो है वो एरोमेटिक है। क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। यार पहला ऑप्शन हर टीचर हर जगह कराता है इस कंपाउंड को, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज अगर एरोमेटिक बनाना तो यही हम लोग बनाते हैं। इतना फेमस ऑप्शन है कि बाकी किसी को नजर डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन के लिए आपके पास बेहतर ऑप्शन है, सबसे बेटर। अच्छा इसे याद है आपको, मैंने बोला था इसे क्या पढ़ते हैं भैया, टब शेप पढ़ते हैं इसे, ठीक है। और ये टब शेप क्या होता है, ये नॉन प्लेनर है। अगर ये तो इसे क्या पढ़ सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी, ठीक है। फेमस हो गया ये भी। इसमें अगर आप देखेंगे तो सिस्टम में कंजुगेशन ही नहीं है। इसको अगर आप देखोगे तो कंजुगेशन तो है, लेकिन ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो ऑप्शंस इतना ऑब्वियस होता है एग्जाम में कि बहुत ही तेजी से आप करके निकल जाओगे। एम्स 2017 में क्वेश्चन आया था, जो पहला ही ऑप्शन अगर आप देखें इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस कर रहे हैं, जो 4n+2 को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे तो जो टोटल आएगा नंबर ऑफ पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो 2 आएगा, और 2 ही डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में है, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस बात है। प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन सोल्व ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या बोला गया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 2008 एम्स में आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। आई होप कि इसके 4 ऑप्शंस आपको पहले से पता होंगे। असर्शन बोल रहा है ट्रोपिलियम कैटायन इज एरोमेटिक इन नेचर। खास बात है उसका स्ट्रक्चर भी दे रखा था, तो आप इसे देखें तो ट्रोपिलियम कैटायन बिल्कुल एरोमेटिक है नेचर का। ये नया नहीं हम लोगों के लिए, कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका जो कंपाउंड है यही आपका क्या है, ट्रोपिलियम कैटायन। ट्रोपिलियम कैटायन, ठीक है। ये एरोमेटिक है, हाँ। अगर आप देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, प्लेनर है, साइक्लिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है तो क्लियरली 4n+2 रूल को फॉलो करता है, तो नो डाउट ये क्या है, एरोमेटिक। पहला स्टेटमेंट तो सही है इनका, मतलब असर्शन जो इनका सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं, द ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन इट्स एरोमेटिक बिहेवियर इज इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या प्लेनर होना काफी है, नहीं, प्लेनर होना काफी नहीं है भैया। प्लेनर होना सफिशिएंट कारण नहीं है एरोमेटिक होने के लिए, 4n+2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी वाली बात तो सही नहीं है।
तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इस केस में वो सी वाला ऑप्शन सही होता है। सी ऑप्शन अगर आपको याद हो, क्या, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, पायरोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। असर्शन बोल रहा है पायरोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब सबसे बड़ी प्रश्न समस्या लोगों के लिए था कि व्हाट इज पायरोल, जिसके लिए नाम नया था, लेकिन आप सबके लिए तो नाम नया नहीं होगा। पायरोल पिरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की शुरुआत यहीं से किया था। तो पायरोल का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, आपको पता है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है इंक्लूडेड नाइट्रोजन। ठीक है, ये होता है आपका पायरोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जरा चेक करके बताइए पायरोल जो है एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो आप देखोगे ये लोन पेयर यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लोन पेयर, उसके रिगार्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। बात सही है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है सिस्टम में। तो ये हम क्लियरली बता रहे हैं कि 4n+2 रूल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि स्मॉल n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो टोटल 6 हो जाएगा, 4+2 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स साहब के रूल को फॉलो कर रहा है। तो क्लियरली इसे हम क्या बोल देंगे, क्या है, एरोमेटिक। तो पहली वाली बात तो मतलब असर्शन सही है। रीजन बोल रहा है इट हैज साइक्लिक, ठीक है, डीलोकलाइज्ड 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, तो भैया इस बार असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी सही है। तो इसके लिए हम लोग पूरा आंसर क्या लिखते हैं, लिखते हैं असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, both are correct and reason is correct explanation of assertion। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता, पहला वाला ऑप्शन जो है यही होता है। तो देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपको अवेयर रहना पड़ता है, कभी नाम के साथ, कभी स्ट्रक्चर के साथ, कभी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो गाइस जितने भी क्वेश्चन आपके एम्स में आए थे वो सारे क्वेश्चन, यानी आपके जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से करा देता हूँ, फाइनली थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। इसे आप नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से लिखता हूँ, आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। एक क्वेश्चन जिसे आपके सामने फिर से लिखा है, इसको अगर आप देखें क्या पूछा गया फिर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, अब अगर आप देखेंगे तो फिर से जाना पहचाना सब कुछ लगेगा, एक एक करके ऑप्शन अगर आप चेक करें, एलिमिनेट करें। तो पहला वाला ऑप्शन है, इसको अगर आप देखिए, अगर आपको याद हो तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को सोल्यूशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे लिखूं तो उसको मैंने बोला था कि भैया रेजोनेंस विथ एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी इसका जो स्ट्रक्चर है आपका ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसको आप देख के बता पा रहे हो कि ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रेजोनेंस में निगेटिव चार्ज है। तो बस अगर दूसरे वाले स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो जहां पे पॉजिटिव है उसी जगह पे आप क्या कर दीजिए, निगेटिव ले आइए, ये निगेटिव आ गया। अब इसमें फर्क यह आएगा कि पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में है प्लस एक निगेटिव चार्ज है। अगर दोनों को देखें तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कर रहे हैं, जो 4n+2 को सेटिस्फाई करता है। तो आसानी से आप बता पाओगे कि सेकंड ऑप्शन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी एरोमेटिक है, फेमस एग्जांपल आप लोगों का है। ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही ब्रेक हो रहा है, कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो रहा है। तो आई होप कि इसमें भी आपको ऑलमोस्ट काफी क्लियरिटी होगी। प्लीज नोट डाउन। हाँ, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पे एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, एक नाम नया आया है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पे एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, एक नाम नया आया है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पे एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, एक नाम नया आया है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पे एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, एक नाम नया आया है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड।
अगर आपको याद हो तो क्लासरूम लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, मैंने नोट करके क्वेसी कंपाउंड के बारे में लिखवा दिया था कि एक्चुअली होता क्या है। अब ये नाम है जिसके लिए नई बात होती है, एक्चुअली ये बहुत फैमिलियर नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा रैंडम ये नहीं है कि आपको ज्यादा इसके बारे में पता हो, आसपास जनरली कभी नजर आएंगे क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन नाम है, नाम के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिसने क्लासरूम को अटेंड किया उसके लिए बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि उसे क्वेसी का पता होगा। मैंने बताया था ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन के थ्रू कंप्लीट होते हो उसे क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अब यहां पे नाम का इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा है कि व्हाट इज क्वेसी। अगर आपको पता है कि एरोमेटिक विथ आयंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उस स्पीसीज उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो नाम के साथ इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, फाइन। तो इसमें इतनी सी बात मुझे बतानी थी कि क्वेसी का मतलब क्या है, क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड का सेंस क्या होता है। प्लीज नोट डाउन। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप देखिए इसमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको कहीं से इसका रिलेशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लगेगा ही नहीं कि ये कुछ एरोमेटिक जैसा है, लगेगा कि कुछ यार रिएक्शन सीक्वेंस से लेना देना है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन स्पीसीज दिया गया है, इस रिएक्शन के होने के रेट को R1 बोला गया है, इस रिएक्शन के रेट को होने को R2 बोला गया है, और बोल रहा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों रिएक्शन में जो रेट है वो रिलेटिव बताइए क्या होगा, R1 R2 से ज्यादा होगा या R2 R1 से ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे। और लास्ट ऑप्शन है कांट से, मतलब कह नहीं सकते। तो ये लास्ट ऑप्शन कांट से कह नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता इसीलिए आप चौथा वाला ऑप्शन करके चले जाओ कि कह नहीं सकते, मुझे आता नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि डाटा मिसिंग है, डाटा इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसी का मतलब ये कांट से। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करें, सोल्यूशन के रिगार्डिंग बात करें तो पहले वाले में मैंने ये क्लासरूम में आपको बताया था भैया, जब मैं लेक्चर्स करा रहा था, कि जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं, खासकर सिल्वर नाइट्रेट, वो हैलोजेंस का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यहां से AgBr निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां का अगर रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, अगर केवल Ag+ होता तब भी कोई समस्या नहीं थी, तब भी यही रिएक्शन होता। तो यहाँ पे Ag+ जो है वो यहाँ पे -AgBr का पेल येलो प्रेसिपिटेट, हल्का पीला कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, और साथ में कैटायन बनाएगा। ठीक है, ये हेलोएल्केन हेलोएरीन्स की भी रिएक्शन है, ये कैटायन बनाएगा, पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये आया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा बोलूं, दूसरे वाले में सेम पैटर्न में रिएक्शन दूसरे वाले में भी होगा। इस केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का रिएक्शन होगा, Ag+NO3-। तो इस केस में भी क्या करेगा, ये AgBr फिर से बनाएगा और फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब रेट का क्या फंडा है इसको देखना जरूरी है। ठीक है, अब इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा रेट। इसके बारे में बात करो तो इसके बारे में कुछ बता पाओगे ये क्या है नेचर से, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? तो आप तुरंत बता पाओगे कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक है। इतनी बात तो यार अब नहीं होगी, एंटी एरोमेटिक हो, ये बहुत ही बात पुरानी हो चुकी है। ये ट्रोपिलियम कैटायन बन गया है, ट्रोपिलियम कैटायन। अब तो आदत हो गया होगा कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो भैया एरोमेटिक है ही, ये एरोमेटिक है। अच्छा एरोमेटिक है, अच्छा शुरुआत में अगर मैं बोलूं तो ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। अच्छा एक कंपाउंड है जो नॉन एरोमेटिक से कन्वर्ट हो रहा है एंटी एरोमेटिक में, एक कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है,
और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप जानते हैं, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब एक बात बताइए, किसी के रेट का फास्ट होना, किसी के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, कब इंक्रीज करेगा? कोई लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा होगा तब उसका बनने का रेट फास्ट होगा, या स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा होगा उसके बनने का रेट फास्ट होगा? नहीं भैया, कोई भी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ ज्यादा अग्रसर होता है, ज्यादा फास्ट होता है। अब देखिए, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक यहां है, ठीक है, और ये एंटी एरोमेटिक यहां। ये नॉन एरोमेटिक मतलब ये ज्यादा स्टेबल था, ये अनस्टेबल हो गया, तो ये तो जबरदस्ती किसी ने किया तब ये बना। और ये नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, ये भैया फिजिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, ये दूसरे वाले का रेट हो हमेशा ज्यादा होगा तीसरे वाले से, कहां है? पहले वाले से, सॉरी। तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आप देखिए आसानी से छोटे छोटे लॉजिक पे, जैसे कि यहाँ स्टेबिलिटी का लॉजिक यूज करके क्वेश्चन किया जा सकता, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अच्छा, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN1 SN2 में भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए नई बात है कि भैया ये SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, वो आराम से केवल सुन लें। लेकिन जिस स्टूडेंट से पता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं SN1 SN2 में। इसे मैं हटाता हूँ, फिर उसके बारे में बात करता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि SN1 SN2 रिएक्शन में एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी का क्या योगदान है, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उसको समझते हैं, जैसे पूछा जाए which of the following is least reactive towards SN1 रिएक्शन। इस तरह से अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, और आपके पास जो कंपाउंड दिए जाए, स्पीसीज दिए जाए, वो कुछ इस तरीके से दिए, जैसे यहाँ पे आपको Br दे दिया जाए, सिमिलरली कुछ इस तरह से आपके पास ब्रोमीन दे दिया जाए, सिमिलरली आपके पास जो एक नया ऑप्शन हो कुछ इस तरह से हो, ठीक है, अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया, पूछ रहा है कौन सा लीस्ट रिएक्टिव हो। अब यहां पे भी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का यूज हो रहा है, इस बात को भी लोगों को कम ही पता होता है, आइडिया नहीं लग पाता। सबको लगता है क्या, एक ही बात दिमाग में चलती है, क्या सॉल्यूशन के रिगार्डिंग जब SN1 का जिक्र हो रहा हो, सब जानते हैं क्या, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यही जो सुपीरियर प्रिंसिपल है, इसकी बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं जब सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल का रोल ना हो, ठीक है। तो इस केस में कोई सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात नहीं किया, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। और मैंने बताया है कि ये इतना सुपीरियर होता है SN1 के लिए कि 95% ज्यादा जगह पे ये तुरंत वर्कआउट कर जाता है। अब परेशानी लोगों को, अब का लीस्ट पूछा है, क्या पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव हो भैया, मतलब कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज ना करे। अगर कार्बोकैटायन स्टेबलाइज नहीं करेगा तो रिएक्शन लीस्ट होगा। अब क्या करेंगे, हर किसी के करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, पहले वाले के साथ अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, दूसरे वाले के साथ कार्बोकैटायन बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, तीसरे वाले के साथ अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो पॉजिटिव यहां आएगा, और लास्ट वाले के साथ अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो पॉजिटिव यहां आएगा। ये चारों ऑप्शन के मैंने कैटायन बना दिया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब आसानी से आप देख लिए कौन अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। अब अनस्टेबल कार्बोकैटायन जब हम लोग एरोमेट बात करते हैं तो इस तरह से हमें देखते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना कम रेजोनेंस उतना कम स्टेबल।
तो सब बोलते हैं इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें सब रेजोनेंस है पाई बॉन्ड, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस है। कहते हैं भैया ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, करके चले आते हैं, कहते हैं कोई रेजोनेंस नहीं, केवल 4 हाइपर कंजुगेशन है, ये सही हो गया। लेकिन उनका गलत हो जाता है इस जल्दबाजी में, इस जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस ऑप्शन को भूल गए, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इस केस में अब उनको लगता है कि स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस है कर रहा है, लेकिन भैया हम स्टेबिलिटी का क्रम क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी का क्रम क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी क्या किसकी होती है, एरोमेटिक की, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, लास्ट में एंटी एरोमेटिक की। अब यहां देखिए इस बात का कितना बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल हुआ है कि लोगों को ऐसा भी भनक नहीं पड़ा कि भैया एसएन1 रिएक्शन में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। ये नॉन एरोमेटिक है, सबसे अनस्टेबल क्या होता है, सबसे अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक, अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल होता है वो कभी बनना ही नहीं चाहेगा। क्यों बनेगा, तो कार्बोकैटायन बनाएगा ही नहीं, कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा थ्रू SN1। बात समझ में आई? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यही वाला लिस्ट है। अच्छा, इसी में पूछे तो मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कर जाए, मोस्ट रिएक्टिव, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि ये वाला एरोमेटिक है। कैसे है ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर ये एरोमेटिक है तो मोस्ट पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही। अच्छा, ऑर्डर पूछता तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये लास्ट में, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। बात समझ में आई? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यही पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ AgNO3 बट नॉट येलो प्रेसिपिटेट, मतलब कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्ट विथ, which of the following will not react, ऐसे आप react with AgNO3। अभी भी लैंग्वेज बदल गया है लेकिन जो ऑप्शन अभी नहीं बदला, जरा देख लीजिए आराम से। कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, भैया वही नहीं करेगा जो अनस्टेबल बनाएगा। अब यही कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनेगा, नहीं बनेगा। तो SN1 के साथ भी वही तरीका, बार बार चीजें बदलेंगी, पूछने का तरीका उनका बदलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए चीजें वही बार बार रहेंगी जो अब तक होती आई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही केयरफुली आप चीजों को समझेंगे हर जगह पे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब SN1 SN2 में ये बातें आती हैं तो एरोमेटिसिटी जो है दिमाग पे बिल्कुल नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ करना होता, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको काफी हद तक क्लियरिटी होगी। चलिए मैं इसे हटा देता हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, हो सकता है नया हो लेकिन क्लासरूम में ऐसी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा पूछे जाने का ट्रेंड अब आजकल हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं होगी कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं क्लास में ज्यादा बेहतर ढंग से। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे एक पिक करते हैं। पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज ऑब्लिक आर एरोमेटिक। ये 4 रिएक्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन इस तरह से है, ए ऑप्शन में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन ओनली थर्ड, सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसे ऑप्शंस आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये थोड़े से क्वेश्चन में ज्यादा जान होती है, कारण ये है कि इसमें लॉजिक और भी थोड़े से बेहतर यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हिट एंड ट्रायल से भी ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। जैसे अब इसमें सबसे ज्यादा जाना पहचाना कौन सा लगेगा आपको अगर ट्राई करना चाहेंगे, तो आपको पहला वाला भी जाना पहचाना से लगेगा। ये लुईस एसिड है, ठीक है, लुईस एसिड है, AlCl3 है, इसकी जगह पे SbCl5 भी हो सकता है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, क्योंकि ये दोनों लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम है कि हाइड्रोजन को कैप्चर करके उसका हैलाइड का नेगेटिव पार्ट बनाना। इसे AlCl4 बन गया, यहाँ पे होता SbCl6 बन जाता, और साथ में पॉजिटिवली कैटायन बनाना। भैया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग यूज करते थे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन याद होगा, एल्किल हैलाइड्स तो वहां पे लेते थे।
तो इसको अगर आप देखें तो ये तुरंत इतना फेमिलियर हो चुका है कि इसे आप एरोमेटिक बोलने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं, एरोमेटिक हो गया। यानी पहला वाला एरोमेटिक है, तो पहला वाला एरोमेटिक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास आने वाले हैं। यानी एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला एरोमेटिक आ रहा है और इन दोनों में पहला नहीं है। भैया स्मार्ट ब्रेन के साथ एग्जाम में आंसर करने की भी कला आपको आनी चाहिए। बैल बुद्धि की तरह यार हमेशा लगे मत रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प कर जाता है। ठीक है, अच्छा अब दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? दो ऑप्शन में इसमें है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा अब जरा देखेंगे सेकेंड और थर्ड। अच्छा थर्ड के बारे में जरा आइए, थर्ड के बारे में अगर आओगे तो इसमें क्या है? सिल्वर नाइट्रेट Ag+NO3। तो यहाँ पे Ag अगर निकालेगा तो यहाँ AgBr का प्रेसिपिटेट बनाएगा और कैटायन बन जाएगा। ठीक है, कैटायन बन जाएगा। और इस कैटायन को आप बखूबी जानते हो, लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ पूरा रेजोनेंस करेगा, तो एक लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, तो इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो भैया ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो थर्ड वाला भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कायदे का ऑप्शन नहीं बना है, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, तब थोड़ा सा रिलेवेंट ऑप्शन हो जाता, यहाँ 4 होना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल सुधार लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। तो थर्ड वाला एरोमेटिक हो रहा है। अब थर्ड वाला एरोमेटिक हो रहा है तो इस केस में जो है ये आंसर आप कर देंगे बिना पहला और चौथा चेक किए। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्योंकि सब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप फोर्थ वाले के पास आएंगे, क्योंकि मैं क्यों सेकंड अभी नहीं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं इस तरह से के क्वेश्चन में जिस कंपाउंड से ज्यादा फैमिलियर हो आप पहले उसे अटेम्प्ट करें। इससे एलिमिनेट करके ऑप्शन आपके पास बहुत कम बचते हैं। ज्यादा से ज्यादा केसेस में मैंने देखा है कि कुछ चीजों को छोड़ देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा जब यहाँ से AgBr निकलेगा, और ये आप देखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्या? एंटी एरोमेटिक है। अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो भैया फोर्थ वाला हमें नहीं चाहिए। फोर्थ वाला अगर नहीं चाहिए तो ये भी हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। अच्छा आप देखिए थर्ड वाला कैसे हमने देखा कि भैया ओनली थर्ड, केवल थर्ड नहीं है और एरोमेटिक है। ठीक है, ओनली थर्ड नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा सेकंड भी बोल रहे हैं एरोमेटिक, लेकिन अभी सेकंड के बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन अब ऑप्शन इस तरह से एलिमिनेट किया कि अब सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अब जरा देखिए जो यहाँ पे Na+H- अच्छा H- के बारे में क्या कमेंट करेंगे? H- बोलेंगे या तो सर ये बेस है, या तो ये बेस है, या तो क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है। या तो ये बेस है या तो क्या है ये न्यूक्लियोफाइल। अच्छा हाइड्राइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का काम है नहीं क्योंकि ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है। अब यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन है वहां पे एज ए बेस काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नहीं है। और ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एक H निकालेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज छोड़ देगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस यानी निगेटिव चार्ज बन जाएगा और साथ में यहाँ पे H2 इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें इसमें तो ये निगेटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, जो कि ये भी एरोमेटिक है, बहुत ही फैमिलियर हम लोगों का। तो आप देख रहे होंगे हर पहलू पे नजर डालने के बाद भी हमें समझ में आया कि क्या है ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन तेजी से पूछे जाते हैं। आजकल के फैशन में ये है कि रिएक्शन सीक्वेंस में कौन सा प्रोडक्ट एरोमेटिक आएगा ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ नई बातें और हैं फिलहाल, एक दो और देखते हैं, एक और देखते हैं फिलहाल, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी थोड़ा सा नया लगता है। अब सोडियम मेटल दे दिया है, खासकर उन्होंने बोला कि 2 सोडियम मेटल 2 मोल दे दिए गए हैं। अब सोडियम मेटल की एक खास बात जानते हो कि ये बहुत ही तेजी से Na+ में ऑक्सीडाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब और इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो अब ये रिएक्शन बहुत ही फेयर नहीं लगता कि ये किस तरीके से होगा, लेकिन जिस किसी ने वुड्स रिएक्शन पढ़ रखी हो, वुड्स रिएक्शन,
उसको मैंने बताया था कि ये पाई बॉन्ड जो रेडिकली ब्रेक करते हैं जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पे इसके साथ ईथर भी हो सकता है, ठीक है, ईथर भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो रेडिकली जब ब्रेक होगा एक पाई बॉन्ड तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक रेडिकल और एक रेडिकल यहाँ पे, ये आपका बना। अच्छा, अब जो सोडियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे, तो अगर आप देखें तो इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, तो शायद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो अब ये पूरा सिस्टम देखिए, तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा, बी ऑप्शन आ रहा, ठीक है, लेकिन लगता नहीं कभी कुछ। अब बी ऑप्शन को कभी कभी ऐसे भी आपके सामने हो सकता है लिखा मिल जाए, ठीक है, 2 निगेटिव, तो बात एक ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नया है तो कभी ऐसा हो सकता है, फिलहाल ये फिर थोड़ी सी बड़ी बातें हैं, थोड़ी सी अलग है, हटके हैं, लेकिन अंदाजा होना चाहिए कि क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो बातें काफी हद तक खत्म हो गई इसमें, तो इतने ही रखते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि आपके एग्जाम में जो भी 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम लोगों ने किया एम्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आप लोगों ने देखा कि कितना आसान सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना आपने लेक्चर 1 दैट इज एरोमेटिसिटी एंड लेक्चर 2 एंटी एरोमेटिसिटी के बाद किया, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के जो हो चुके हैं उसके प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिए, और फाइनली आपको थर्ड लेक्चर देखने से पहले आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट वर्क मैंने आपको दे दिया है, असाइनमेंट खत्म कर लीजिएगा, यानी लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लस असाइनमेंट, ये तीनों खत्म हो जाए, आपसे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने जो पढ़ा वो सब कुछ आ गया है, तो ये लास्ट में आपने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो है ये आपको लास्ट में देखना है, ठीक है। और इसके बाद आप सारे एग्जांपल्स को और क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट हो जाता है कि अब इससे ज्यादा एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे एंड से ये काफी है, एनफ है, मोर देन एनफ, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब जाने पहचाने से हैं, जाने पहचाने से हैं। तो हम लोगों ने कितने कंपाउंड किए, कितने स्ट्रक्चर बनाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, तो उन्हीं को समय ले लेके रिवाइज करते रहिए, आपकी अच्छी कमांड आ जाएगी। ओके गाइज, तो आज की क्लास इतने ही यहीं पे रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी बात में, किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जाम्पल में, तो आप जैसा कि अभी तक पूछते आए हैं पोर्टल पे आके हमसे उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए और मैं उसका आपको सेटिस्फैक्टरी वाला आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास रखते हैं यहीं पे, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।